हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। आप सब लोगों को नमस्ते, सत श्री अकाल, और हमारे हरियाणा में कहते हैं राम राम सारान है। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। तो इस वीडियो में बहुत कुछ नया होने वाला है, आपको भी पक्का मिलेगा। अब टाइटल देख के तो समझ में आ रहा है कि जावा कोर्स अनाउंस होने वाला है। मुद्दे की बात तो यही है कि जावा कोर्स अनाउंस होने वाला है, पर जावा कोर्स है क्या, किसके लिए है ये कोर्स, क्यों करना है ये कोर्स, हासिल क्या होगा ये कोर्स करके। तो ये एक कहानी है, और जिन लोगों को कहानी में इंटरेस्ट है वो लोग तो रुकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये कहानी है क्या। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम कोड करते हैं। जावा में हम इतने सारे टॉपिक्स को समझने वाले हैं, और वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है यार। यहाँ पे मतलब अगर मैं खुद इमेजिन करूँ कि अगर मैं आप लोगों की जगह पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे ये सब देख के मुझे घंटा समझ में नहीं आने वाला कि ये है क्या। ऑडियंस में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये तक नहीं पता होगा कि जावा क्या है इन द फर्स्ट प्लेस। और हम में से कुछ लोगों में चुल होती है, और गूगल करके अगर हमने इन सब चीज़ों का मतलब समझ भी लिया, इन सब टर्म्स का मतलब समझ भी लिया, तो भी हम इन सारे टर्म्स को रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करेंगे। जब तक हम चीज़ों को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं करते, तब तक हम उसको अच्छे से समझ नहीं सकते। किसी भी चीज़ को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बर्गर है, खा लिया, फील है, हाँ भाई फील है भाई। मूवी देख ली, फील है भाई, कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम कुछ पढ़ते भी हैं, जैसे कि अगर हम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम उन सब चीज़ों को ना रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जैसे गाड़ियों से कनेक्ट करोगे, सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग बना रखी है, बुर्ज खलीफा बना रखा है। फिज़िक्स में तो हमारे आसपास जो भी है सब कुछ फिज़िक्स ही है। मेरे लिए फिज़िक्स का चमत्कार ये है ना, बहुत ही सुंदर। हमारा ये जो प्लैनेट है ये बहुत ही सुंदर है, और इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। अब हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और वहाँ से एक अलग अलग कलर्स निकलने लग जाते हैं। तो ये जो अलग अलग कलर्स निकलते हैं, ये हमें यहाँ पे रियल वर्ल्ड में दिखता है। तो इस तरीके से हम बाकी सारी चीज़ों को तो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं, बट जैसे जावा है, या फिर यहाँ पे और भी मैंने बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, डाटा टाइप्स हो गया, एरे हो गए, इन सारी चीज़ों को हम कैसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। हम सब लोगों ने स्कूल में मैथ्स तो पढ़ी होगी, चौथी पांचवी 10वीं क्लास तक मैथ्स तो पढ़ी ही होगी। तो मैथ्स में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करूँगा तो ये इसका सॉल्यूशन है, पर मैं इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। 2 मिनट देखो, यहाँ पे मैंने किसी और तरीके से इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रखा है। पहले मैंने उसको कागज़ पेन पे सॉल्व किया था, अब मैंने उसको किसी और तरीके से सॉल्व किया है। अभी 2 सेकंड के लिए आप ये भूल जाओ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इस सब का मतलब क्या है, इंटीजर, डबल, फलाना ढिमाका। पर आप ये इमेजिन करो कि अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूँ या इस तरीके से सॉल्व करूँ, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा, और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक्चुअल में तो ये इंग्लिश भी नहीं है। मतलब ये तो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि डबल, इंट, कुछ कीवर्ड्स को किसी स्पेशल तरीके से अरेंज किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाता है जादू। और यहाँ पे एक्चुअल में तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई लेना देना ही नहीं है। ये सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं किसी और लैंग्वेज में भी सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने पाइथन को यूज़ करके सॉल्व करा हुआ है, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ कीवर्ड्स को यूज़ किया है और उसको किसी स्टाइल में अरेंज किया है, और वो सेम इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने कर दिया। तो आप एक साइड में देख रहे हो जावा, दूसरी साइड में आप देख रहे हो पाइथन, और इन सब में कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम स्पेशल तरीके से अरेंज करते हैं, और उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, दुनिया में कुछ कर सकते हैं। तो कहानी यही है कि यहाँ पे इतने सारे जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन सब को हम धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते जाएंगे। और स्टार्ट तो हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन जावा जैसे है या पाइथन है, ये हमें रियल वर्ल्ड में नहीं दिखती। हम कैसे देखेंगे? फिजिक्स तो हमें दिख जाती है, बैलून हवा में जा रहा है, एरोप्लेन उड़ रही है, पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। पर जावा कहाँ दिखती है? मतलब किसी को दिखती है क्या जावा? फील होती है क्या जावा? पाइथन फील होती है क्या?
हम तो जोमेटो ओपन करते हैं, जोमेटो पे फूड डिलीवर कराने के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं और हमारे घर पे खाना आ जाता है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि पीछे वो चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं एकदम सिंपल तरीके से, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और एंड गोल होता है हमारा जोमेटो, या फिर कोई भी कंपनी में जॉब करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कुछ भी करना इन द फर्स्ट प्लेस। अब अगला सवाल ये आता है कि क्यों करना है यार हमें ये कोर्स, मतलब फ़ायदा क्या होने वाला है हमें ये सब करके। अभी हम जिस स्टेट में वो बेटर ही तो होगी यार। तो एक्चुअल में क्या है ना कि आज का जो टाइम है, कोरोना के बाद का टाइम है, इसमें क्यों का जवाब तो आपको आसपास दिखता ही होगा। हमारे अगल बगल बहुत सारे बंदे होते हैं जो हमें एग्जांपल्स दे देते हैं। आजकल आईटी कंपनीज में पैकेजेस एकदम चांद पे पहुंच रखे हैं। मतलब मैंने कभी खुद पर्सनली नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा पैकेजेस मिलेंगे आईटी कंपनी में। मैं तो खुद आईटी में जॉब करता था, और जब मैंने अपनी जॉब करना स्टार्ट किया था तब मुझे लगा चल ठीक है, लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने के, इट्स ओके। पर अगर आज मैं ग्लास डोर खोल के देखता हूँ, या फिर levels.fyi, या फिर कोई भी एक ऐसी वेबसाइट जिस पे हम सैलरी पैकेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे सुनने को आता है कि यार लोगों के पैकेजेस 1 करोड़ रुपए पैकेज हो रखे हैं यार लोगों के आईटी कंपनीज में। फिर हम सोचते हैं कि यार वो बंदा तो BMW में घूम रहा है, तो यार अब महीने के 5-6 लाख कमा रहा है तो ठीक है, BMW भी ठीक ही है। तो एक चीज़ तो यहाँ से आती है कि यार कोरोना के बाद पूरी दुनिया ने आईटी का इम्पोर्टेंस समझ लिया है, और जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सारे के सारे अपने आईटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जितनी भी कंपनीज थी जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से काम करती थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे बैंक्स, मुझे याद है बैंक के लिए, बैंक का अगर हमें कुछ भी काम करना होता था तो हमें लाइन लगा के बैंक में जाना पड़ता था। पर आज टीवी में भी एड्स आ रही हैं, हर जगह पे भी एड्स आती हैं कि यार आप घर बैठे बैंक की सारी सुविधाएं एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल ऐप पे आप सारा काम कर सकते हो, एफडी बनानी है, कुछ भी करना है आपको। तो ये सब हुआ कैसे? वो कोरोना के बाद वो जितने भी बैंक्स थे उन्होंने अपनी सर्विसेज को डिजिटली ऑफर करना स्टार्ट किया, और जब हम किसी भी चीज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो हमें उसको कोड करना पड़ता है, हमें उसके लिए कोडर्स की नीड होती है। एक्चुअल में तो ये रिवॉल्यूशन यूएस से स्टार्ट हुआ था। यूएस में सबसे पहले डिजिटल रिवॉल्यूशन आया था, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंडिया में भी आ रहा है। अभी हमारे इंडिया में जो भी आईटी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, टीसीएस, विप्रो, ये कंपनीज प्राइमरली अमेरिकन मार्केट को सर्व करती हैं, यूरोपियन मार्केट को सर्व करती हैं। तो ये हाल है। अब खुद इमेजिन करो कि मोदी जी हर स्पीच में बोलते हैं कि उनका डिजिटाइजेशन पे कितना फोकस है, वो चाहते हैं कि इंडिया डिजिटली ग्रो करे। तो जब डोमेस्टिक डिमांड आने लगेगी तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी, इसमें आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले लोग इतने। अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज वाइज मैं बात करूँ तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, तो परसेंटेज वाइज तो आप भूल ही जाओ। अब ये जो जितने भी लोग आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे लोग कोडिंग ही करेंगे या सारे के सारे लोग डेवलपर्स होते हैं। एक आईटी कंपनी में बहुत सारे रोल्स अवेलेबल होते हैं। तो एक्चुअल में कितने बंदे जावा पे काम कर रहे होंगे, और उन सब लोगों की भी आपस में स्किल्स हैं। तो यहाँ पे ना डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है। दुनिया में हर जगह पे डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है। तो जितना ज़्यादा डिमांड है और उतनी कम सप्लाई है, तो वहाँ पे प्राइजेस इंक्रीज होने लगती हैं। तो अभी इंडिया में कोडर्स की बहुत ही ज़्यादा नीड है, स्किल्ड कोडर्स की तो बहुत ही ज़्यादा नीड है। तो बस डिमांड एंड सप्लाई। तो ये तो हो गई पैकेजेस की बात। अब ठीक है, कुछ बंदे ऐसे भी होंगे यार जो थोड़ा और आगे सोचना चाहेंगे यार कि यार पैकेजेस के अलावा और कुछ भी तो होता होगा दुनिया में, थोड़ा और गहराई में जाके घुसना चाहेंगे इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल होंगे। तो ना उनके लिए एक स्टोरी है यार, मतलब मैं थोड़ा ऐसा ही बंदा हूँ, तो मैं आपको एक स्टोरी दे रहा हूँ। बहुत ही डीप स्टोरी है, और उसको समझ के आएगा कि यार पैकेजेस के अलावा भी बहुत कुछ है। जब मैं स्कूल में था ना, तो एक बंदी थी मेरी, और अब आर्मी स्कूल था, कुछ दिनों में उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, और फिर हमारा रिलेशनशिप बन गया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। उस टाइम पे 2007 में 8 में तो यार मोबाइल फ़ोन्स भी अवेलेबल नहीं थे यार, स्मार्टफोन्स भी नहीं आए थे उस टाइम पे इंडिया में। जिस तरीके से आज अवेलेबल हैं उस तरीके से नहीं थे। एसएमएस भेजने के लिए भी आपको 1-1 रुपया देना पड़ता था।
तो उस टाइम पे मैं सोचता था कि यार काश कुछ ऐसा हो कि यार बिना पैसे दिए बात हो जाए हमारी। इससे आगे दिमाग चलता ही नहीं था, सिर्फ इतना ही दिमाग चलता था कि बस पैसे ना देने पड़े और हम किसी से बात कर सकें। फिर क्या हुआ, फिर हम गए कॉलेज में, और कॉलेज में जाने के बाद 2011 में कुछ चमत्कार हुआ यार इस दुनिया में। बहुत ही बड़ा चमत्कार है वो एक्चुअल में तो देखा जाए तो। व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप तो हम सब यूज़ करते ही होंगे, बट व्हाट्सएप सबसे पहले 2011 में आया था। तो किसी एक बंदे ने ये प्रॉब्लम देखी कि यार लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और ख़ास करके अगर आपको क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन करना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको किसी से बात करनी है, तो यार इतने पैसे लगते थे कि लोन लेना पड़ता था। मतलब हाँ, मेरे चाचा अमेरिका में बैठे हैं, चल ठीक है बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर बात करता हूँ उससे। तो उसने सोचा यार क्यों ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व किया जाए? टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सॉल्व किया जाए। एंड आज के डेट में वो बंदा, मतलब उसके पास इतने पैसे हैं ना, ये देख लो इतने पैसे हैं, यहाँ पे हम ज़ीरो काउंट करते करते थक जाएंगे, फिर भी उसके पैसे ख़त्म नहीं होने वाले। तो एक्चुअल में क्या होता है कि पैकेजेस के अलावा, जैसे अगर आप दुनिया में कोई प्रॉब्लम्स देखते हो, हमारे सबके घरों के आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को उठाते हैं और उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही बन जाती है आपकी स्टार्टअप। इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टार्टअप के। जोमेटो प्रॉब्लम है, फूड डिलीवरी की प्रॉब्लम है, हमें घर पे खाना चाहिए होता है, और एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हमारे पास, हम वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे वो ड्राइवर है वो पिक करता है और हमें डिलीवर कर देता है। इसी तरीके से ओला प्रॉब्लम है, हमें कैब बुक करनी है, हमें जाना है, दैट्स इट। पेटीएम, नायका, पॉलिसी बाज़ार, जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं इंडिया में, क्रेड फॉर एग्जांपल, क्रेड क्या कर रहा है? क्रेड आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स को बहुत ही ईजी तरीके से मैनेज करने की पावर देता है। तो ये मेरा नज़रिया है दुनिया को देखने का कि हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और हम टेक को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो टेक को यूज़ करके हम इंडिया को भी आगे बढ़ा सकते हैं, देश का भी विकास हो सकता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अब आप पूछोगे कि यार ये क्या एब्सर्ड सी बात है यार, देश का कैसे विकास हो जाएगा? मतलब होता है यार। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा देश अंदर से स्ट्रांग बन रहा है। हमारे देश में जो छोटी छोटी पहले फूड डिलीवरी नहीं एग्जिस्ट करती थी, कैब एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज की डेट में ये सारी चीज़ें हमें फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हैं। तो हमें तो बेनिफिट हो ही रहा है यार, मुझे बहुत बेनिफिट होता है जोमेटो का, तो बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है। तो एक देश तो स्ट्रांग बन ही गया, पर एक देश की दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा पावर बनती है। कैसे बनती है, मैं आपको इसके पीछे की ना थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी दे देता हूँ। जो भी कंट्रीज़ होते हैं ना, कंट्री बेसिकली क्या है? कंट्री एक एंटिटी है, एक लॉजिकल एंटिटी है। हमारे इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, हम 140 करोड़ लोग अपने आप को भारतीय मानते हैं, इंडियंस मानते हैं, तो ये हमारी मेंटलिटी है। तो इसी तरीके से बाकी कंट्रीज़ भी हैं दुनिया में। तो एक चीज़ आपने पक्का नोटिस करी होगी कि यार यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको बहुत ही पावरफुल नेशन माना जाता है, सबसे बड़ी आर्मी उसी के पास है, डॉलर उसी का चलता है। अब आप इमेजिन करो कि यार हमारा रुपया क्यों नहीं चलता, डॉलर की पावर इतनी ज़्यादा क्यों है? एक्चुअल में क्या होता है ना कि कंट्री एक एंटिटी है, तो कंट्री की ना बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट का मतलब सिंपल सा ये है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो मतलब हम दुनिया पे डिपेंड करते हैं कि यार दुनिया हमें कुछ दे। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो मतलब दुनिया हम पे डिपेंडेंट है कि यार हम दुनिया को कुछ आउटपुट दे रहे हैं, उससे कुछ ले नहीं रहे हैं, नेट हम पॉजिटिव हैं। और अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उससे कुछ लेते हैं, हम माइनस में हैं। तो फिलहाल के लिए इंडिया जो है, इंडिया के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, और इस वजह से हमारा जो आईएनआर है वो थोड़ा वीक है बाकी करेंसीज़ के मुकाबले, यूरोपियन करेंसी के मुकाबले भी वीक है, यूएसडी के मुकाबले भी वीक है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, तो डॉलर भी चल रहा है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, ये अपनी सर्विसेज
अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट करती हैं, तो इनको सर्विसेज एक्सपोर्ट करके मिलता क्या है? इनको सर्विसेज एक्सपोर्ट करके वहाँ की करेंसी मिलती है। तो इस तरीके से हमारा कुछ एक्सपोर्ट हुआ और एक्सपोर्ट करने के बाद हमें वहाँ से कुछ मिला। तो मोदी जी का फोकस है कि हमारे देश को मजबूत बनाया जाए, हम बाकी दुनिया पे डिपेंड ना हो, हम अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकें। और अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी देखता हूँ पिछले 10 सालों की, तो मतलब जब मैंने कोड करना स्टार्ट किया था तो बहुत ही कम लोग थे जो कोड करते थे और बहुत ही कम सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर धीरे 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 ये सब बदल रहा है और आज की डेट में इंडिया से डिजिटल सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं। और मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि आगे जाके ये नंबर बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो ये तो हो गए आपको 3 जवाब हो गए। तो यहाँ पे आपका मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कंपनी में जॉब करना है, अगर आपको पैकेजेस लेने हैं तो भी कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मोटिवेशन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके स्टार्टअप करना है तो भी कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक देशभक्त हो और आपके दिल में कंट्री के प्रति कुछ पैट्रियोटिज्म है तो भी कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि यार क्यू का जवाब तो आ ही गया होगा, नहीं आया तो देखते हैं। अब कौन कौन जावा सीख सकता है, किसके लिए है ये कोर्स? तो हम सब लोग ना अपने अंदर कुछ एजम्पशंस बना के रखते हैं कि यार कोडिंग सीखने के लिए तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस बंदे ने तो डिग्री कर रखी है, उसके पास तो यार अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, ये वो फलाना ढिमाका। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ यार, मेरे खुद के इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे यार, मैं एकदम मतलब बॉटम में था क्लास में। लेकिन फिर भी मैंने कोडिंग के लिए अपने आप को आगे रखा और आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोई आसपास भी नहीं खड़ा, मेरे कॉलेज के बंदे ही नहीं खड़े मेरे आसपास। सबसे पहले तो आपको आपका मूड बनाना पड़ेगा कि आपको कोडिंग करनी है, सीखनी है। किसी किसी के अंदर कोई चुल होती है और वो चुल जाग जाती है और फिर वो कर लेता है। और यहाँ पे जो हम कोर्स करने वाले हैं, कोर्स में तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कोर्स को फॉलो करना है, एक एक वीडियो को आपको फॉलो करना है और आप यहाँ पे कोड करना स्टार्ट कर दोगे, सीख जाओगे, पूरा एंड टू एंड कोड करना सीख जाओगे। सेकंड, यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। मैं आपसे यहाँ पे हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर आपको हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं आता ना तो भी आप कोड करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ देर पहले मैंने आपको कुछ कोड करके दिखाया था। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये कोड तो इसने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश कहाँ दिख रही है आपको? मैं कौन सा ग्रामर लगा रहा हूँ यहाँ पे या कुछ लगा रहा हूँ? मैंने तो यहाँ पे 2-4 कीवर्ड्स को अलग अलग स्टाइल में अरेंज कर रखा है और दैट्स इट। अब आप सोचोगे कि यार कीवर्ड्स भी तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पता नहीं कितने सारे वर्ड है। तो यार यहाँ पे हमें कोई कोडिंग की वोकैबुलरी नहीं बनानी है हमें यहाँ पे। मतलब इस तरीके के सिर्फ 40-50 कीवर्ड ही हैं पूरी जावा लैंग्वेज में, पूरी की पूरी जावा लैंग्वेज में सिर्फ 40-50 कीवर्ड है और उसको आपस में अरेंज करना होता है, दैट्स इट। फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो लोगों को लगता है कि यार डिग्री की नीड है, टेक्निकल डिग्री चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई टेक्निकल डिग्री की नीड नहीं है। अगर आपके पास नॉन टेक्निकल डिग्री है तो भी आप कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है और बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट किया है कंपनी में। लोग डिप्लोमा करके आते थे, बिना टेक्निकल डिग्री के आते थे। तो यहाँ पे आपको कोई एक फिक्स्ड टेक्निकल डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ में मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कोडर्स से मिलता हूँ, टॉप कोडर पे भी मैं काम करता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने ट्रैवल किया है। तो इतने सारे लोगों से मिलने के बाद जो सबसे बेस्ट कोडर जिसको मैं जानता हूँ अपनी लाइफ में, वो एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस से नहीं है। मैं खुद पर्सनली कंप्यूटर साइंस डिग्री कर रखा हूँ, बट वो बंदा मैकेनिकल से है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो डायरेक्टली कोडिंग में आ गया। और सेकंड बेस्ट बंदे को जिसको मैं कोडिंग में जानता हूँ, उस बंदे के पास तो टेक्निकल डिग्री भी नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट यू। कोडिंग एक्चुअल में एक माइंड सेट होता है। यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को उठाते हैं और उस प्रॉब्लम्स को किसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर मुझे खाने का डिलीवर करने का कोड लिखना है तो मेरे दिमाग में तो पता ही है कि यार मुझे खाना डिलीवर कराना है, तो बस मुझे अपने दिमाग की चीज़ों को बस कागज़ पे उतारना है। तो बात सिर्फ माइंड सेट की होती है। तो अगर आपके अंदर कोडिंग सीखने की
चुल है मतलब, तो आप सीख सकते हो। आपको यहाँ पे एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बिना इंटरनेट के तो आप ये वीडियो भी नहीं देख पा रहे होगे। और आपको यहाँ पे एक लैपटॉप चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत हाई फाई लैपटॉप की ज़रूरत है, आप एकदम सिंपल सा लैपटॉप 20-30 हज़ार का लैपटॉप खरीद के कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इंटरनेट से आपको रिसोर्सेज मिलेंगे और लैपटॉप पे आप टूल्स को इंस्टॉल करके खटाखट खटाखट कोड करना स्टार्ट करोगे। चलो ये सब तो हो गई बातों की बातें, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये आता है कि कैसे करना है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए 3 फेजेस होते हैं, और यहाँ पे मैं एक्चुअल में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं बोलूँगा, दिस इज़ द आर्ट ऑफ कोडिंग इन द फर्स्ट प्लेस। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक माइंडसेट होता है, तो हमें इस टाइप का माइंडसेट डेवलप करना है, और इसको डेवलप करने के लिए 3 फेजेस हैं। सबसे पहले तो हम लैंग्वेज के फंडामेंटल को समझेंगे, बेसिक्स को समझेंगे बिल्कुल, कि यार अगर हम बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हैं तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का कोड कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसमें हमने ये समझ लिया कि यार इफ़ का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो system.out.println लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो ये तो हो गई एकदम बेसिक बात। इतना करने के बाद आपको जावा समझ में आने लग जाएगी, आपको कोडिंग समझ में आने लग जाएगी, और कोड कैसे कंप्यूटर पर रन होता है वो आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम सेकंड फेज़ में। सेकंड फेज़ में हम जो हमने फर्स्ट फेज़ में हमने जो भी सीखा है उसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, और हम लैंग्वेज के फीचर्स को समझते हैं कि लैंग्वेज जैसे जावा है, जावा ना 1995 में रिलीज़ हुई थी। तो 1995 से लेके आज 2024 पिछले 30 सालों में जावा में तो यार काम तो हुआ ही होगा। जो भी लोग जावा पे काम करते हैं उन्होंने धीरे धीरे करके जावा में कुछ फीचर्स ऐड किए होंगे। तो हमें यहाँ पे लैंग्वेज के फीचर्स को समझना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हमें कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उन सब चीज़ों का कोड लिखा होता है, हमें बस उस कोड को यूज़ करना होता है। जैसे कि जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो को स्ट्रीम करने का भी कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी ऑलरेडी पहले से ही कोई कोड लिखा हुआ है, हमें बस उस कोड को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना होता है। तो अब ये कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ होती है आपकी सेकंड फेज़ में, कि हम एक्सपेंड करें अपने होराइजन को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कोडिंग कोई भी कर सकता है दुनिया में, तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने है ना छोटा छोटा कोड लिख के ओपन सोर्स अवेलेबल करा रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस बंदे के कोड को यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स कोड। तो वो सब हम सेकंड फेज़ में समझेंगे। और फिर उसके बाद आता है एक्चुअल में हमने जो 2 फेजेस में सीख लिया, अब हम उसको एक्सपेंड करते हैं और उस पर बिल्ड करते हैं, और हम थर्ड फेज़ में जाते हैं। तो जब हम थर्ड फेज़ में जाते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जोमेटो के सफ़र तक पहुंचते हैं कि यार कैसे इफ एल्स को निकाल के हम जोमेटो में जो खाना डिलीवर होता है उस टाइप की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कोर्स 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज़ में आपको लैंग्वेज के बेसिक्स समझ में आएंगे, सेकंड फेज़ में आपको लैंग्वेज के फीचर्स और इकोसिस्टम के बारे में समझ में आएगा, और थर्ड फेज़ में हम कैसे उन सब चीज़ों को यूज़ करके एक एक्चुअल में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा एम तो ये है कि मैं ये तीनों फेजेस को कवर करूँ, पर देखते हैं रेस्पॉन्स कैसा आता है। फर्स्ट फेज़ का तो मैं आपको कमिटमेंट कर सकता हूँ कि यार आपको कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस आएँ। जो पहले वेब डेवलपमेंट कोर्स का जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत ही स्लो वीडियोस आ रहे थे, इसमें मेरा ट्राई रहेगा कि हफ्ते में 2-3 वीडियोस आपको मिलते रहें, और जल्दी से जल्दी हम फर्स्ट फेज़ को कवर कर लें। जब हम फर्स्ट फेज़ को कवर कर लेंगे तो आप एक स्टेप पे आ जाओगे। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो यार सेकंड और थर्ड फेज़ पे भी वीडियो बना देंगे। मेरे को तो आता ही है, मैंने तो किया ही है ये सब, बस आपके रेस्पॉन्स की बात है कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है। तो इस तरीके से हम ये पूरे कोर्स को 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी आपको ये फेजेस में जर्नी दिखाई है इसको देख के आपको घबराहट नहीं हो रही होगी। मतलब इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार हम यहाँ पे कोई डिग्री थोड़ी ना कर रहे हैं कॉलेज में कि 4 साल लगेंगे कोडिंग सीखने में।
मतलब ये तीनों फेजेस को हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, स्टार्ट करेंगे एकदम ज़ीरो से और धीरे धीरे हम उस पर बिल्डअप करते जाएंगे। और इट्स काइंड ऑफ ए लेगो सेट थ्योरी, जैसे हम लेगो सेट बिल्ड करते हैं वैसे ही। अब ये तीनों जावा का कोर्स करके आपको हासिल क्या होने वाला है, तो क्यों करना है वो तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको जॉब करनी है या कुछ और करना है। बट आप ये पूरे कोर्स को फॉलो करके हासिल क्या करोगे, अचीव क्या करोगे? सबसे पहले तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट बनेगा। अब जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी 2-4 दिन पहले मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स बाहर रोड ट्रिप पे निकले थे और वहाँ पे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो यार 2 बंदे तो ऐसे थे कि वो तो रो ही रहे थे, यार टायर हो गया पंचर, गर्मी आ रखी है, फलाना ढिमाका। और 1-2 बंदे ऐसे थे मेरे ग्रुप में जो उस टायर के पंचर को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे कि यार कैसे ये पंचर को जल्दी से ठीक किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो या तो हम क्रिप करते रहते हैं चीज़ों को लेके या फिर हम कुछ एक्शन लेते हैं। तो इट्स जस्ट द माइंड सेट। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे माइंड सेट डेवलप होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पर्सनली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बता रहा हूँ। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है, इट्स जस्ट द आर्ट। तो अगर आपने एक बार आर्ट समझ ली तो उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, चाहे वो जावा हो या फिर पाइथन हो, C++, कुछ भी हो। पर मैं पर्सनली जावा को बहुत ही अच्छा मानता हूँ यार। जावा दुनिया में टॉप पे चल रही है। जब मैंने कोडिंग करना स्टार्ट किया था तब भी जावा टॉप में थी। लोग कहते थे कि यार जावा का टाइम ख़त्म होने वाला है, फलाना ढिमाका। मुझे तो नहीं दिख रहा टाइम ख़त्म होने वाला है, अभी भी टॉप में है, पहले भी टॉप में थी। दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, HDFC बैंक जावा पे, अमेरिकन एक्सप्रेस जावा पे, जो भी बड़ी बड़ी फाइनेंस एप्लीकेशन हो, चाहे कोई और भी एप्लीकेशन हो, जावा पे ही बनी हुई है। जावा सबसे स्टेबल लैंग्वेज है दुनिया में और इंटरनेट पे यूज़ होने वाली सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। और आजकल सब कुछ इंटरनेट ही तो है। तो जब आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा उसके बाद आप आगे का सोच पाओगे। आपको जॉब करनी है, आप जॉब इंटरव्यूज़ में कॉन्फिडेंस लेके जाओगे, आप किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्ट है तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आपको फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट से बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी प्राइस कोटेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आज के टाइम पे मैं लोगों को देखता हूँ जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, वो बेसिकली वो जॉब भी नहीं करना चाहते, वो तो अपने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट को करके अपने इनकम अर्न करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, दुनिया ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पे लोगों के सपने ये नहीं रहे कि हमें घर खरीदना है, शादी करनी है। यहाँ पे लोगों के सपने हो गए हैं कि हमें यहाँ पे दुनिया घूमनी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो गया है, बहुत सारी बातें हुई हैं इस वीडियो में, हार्ट टू हार्ट। उम्मीद है कि आप लोग बोर बिल्कुल नहीं हुए होंगे। अगर मैं उस जगह पे होता और मेरे करियर के स्टार्टिंग में कोई मुझे इतनी सारी बातें बताता तो मैं तो बिल्कुल बोर नहीं होता। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी इसमें। अब सबसे लास्ट में ये आता है कि यार ये सब करने का हम सबके पास मोटिवेशन क्या होता है। मतलब सही रास्ता तो हम सबको पता होता है। उस बंदे के पास BMW है तो उसने कुछ तो किया ही होगा जिसकी वजह से उसके पास BMW है। उस बंदे का 50 लाख का पैकेज है, वो बंदा US में जॉब कर रहा है, वो बंदा गूगल में जॉब कर रहा है। सही रास्ता तो हमें पता होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें अंदर से बहुत डर लगता है उस रास्ते पे चलने में। और क्यों चलें इन द फर्स्ट प्लेस? तो इसके लिए ना एक एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है, स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आप लोगों को। हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ग्रो करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमेशा ये बताया जाता है कि बेटा बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छी नौकरी करो और फिर शादी करो और बच्चे कर लो और आपकी ज़िंदगी ख़त्म। जितना हम टाइम में पीछे जाते जाते हैं उतना हमें ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच देखने को मिलती है। मतलब 20-30 साल पहले तो यार IT वाईटी को तो आप भूल ही जाओ, लोग डॉक्टर बनने का भी सपना नहीं देखते थे। वहाँ पे तो एक ही बात बोला जाता था कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बदला और फिर डॉक्टर और इंजीनियरिंग के बारे में बात होने लग गई कि यार वो बंदा डॉक्टर है तो तू भी डॉक्टर बन जा, फलाना बच्चा इतने मार्क्स लेके आया, तेरे को भी इतने मार्क्स लेके आने हैं, देखो शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा कर रहा है। तो मेरा वो ज़माना था जब डॉक्टर और इंजीनियर्स आ गए थे दुनिया में और हमें बस हाँ भाई इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टर बन जाओ। लेकिन मतलब
बहुत मेहनत करके बोर्ड्स के भी पेपर दिए थे यार मैंने, बहुत मेहनत करके बहुत ही अच्छी रैंक लेके आया मैं अपने AIEEE एग्ज़ाम में। और मैं कॉलेज में गया, और जो कॉलेज में मैं गया उस कॉलेज में हमारा एक जोक चलता था कि मजाक होता था कि यार तेरी रैंक कितनी है, लाखों में है या हज़ारों में है। मतलब मेरे साथ जो बंदे बैठते थे उनकी रैंक लाखों में होती थी, 1-1 2-2 लाख रैंक आती थी AIEEE के एग्ज़ाम में। मेरी रैंक आई थी कुछ हज़ारों में। तो मुझे ये फील होता था कि यार हज़ारों में जो बंदा बैठा है रैंक लेके, वो उसी के साथ बैठा है जिसकी रैंक लाखों में है। तो क्या फ़ायदा यार, मैंने जो रात भर पढ़ाई करी उसका क्या फ़ायदा, मेरी भी लाखों में रैंक आ जाती अगर मुझे यहीं आना था तो। फिर उसके बाद चलो कॉलेज ख़त्म हो गया, कॉलेज में भी यही सुनने को मिला था, पूरे कॉलेज निकल गया कैसा है फलाना ढिमाका, बाद में पहले कितने नंबर आए हैं तेरे, पेपर तो अच्छा गया है। कहने का मतलब ये है कि आज मैं देखता हूँ तो उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो एक स्किल है बेसिकली, इसमें नंबर्स का कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं। तो अब ये समझ में आता है कि यार वहाँ पे लाखों में बैठे थे तो भी सेम बात थी, पहले पढ़ाई करी थी तो भी सेम जगह पे आ गए, फिर पढ़ाई नहीं करी तो भी उनसे सेम जगह पे आ गए, कोड वही कर रहे हैं, कोड हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है सपने, हमें अपने अंदर के डर को भगाना पड़ता है और हमारे सपनों के पीछे हमें ही भागना पड़ता है। और वीडियो एंड हो रहा है और इसके साथ आपके लिए एक छोटा सा कोट। उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। अभी नई वेब सीरीज़ आई है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप ज़रूर जाके देखना, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है।